दोपहर के 2:35 पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में एक पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ है, कांपती हुई, घबराती हुई, मेरी बहन को किसी ने मार डाला है। पुलिस की टीम सत्यम अपार्टमेंट पहुंचती है। 6ठी मंजिल पर एक फ्लैट, दरवाजा बाहर से बंद है, ताला अब भी लगा हुआ है। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जबरदस्ती एंट्री के निशान नहीं, लेकिन अंदर एक 42 वर्षीय महिला का शव। अब सवाल यह नहीं था कि दरवाजा कैसे खुला, सवाल यह था कि आखिर एक फ्लैट के अंदर क्या हुआ था और हत्यारा कौन था। ये कहानी एक ऐसी हत्या की है जिसको सुलझाने में पुलिस को सिर्फ 4 दिन लगे, लेकिन जिसके पीछे की सच्चाई बड़ी खौफनाक है। देवोस्मिता पॉल दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर, एक शांत अनुशासित जिंदगी। साथी बताते हैं किसी से ज़्यादा दुलती मिलती नहीं, न कोई विवाद था, न कोई शोर शराबा। 2023 में उन्हें शिवाजी कॉलेज में स्थायी नियुक्ति मिली थी। इससे पहले वो कई सालों तक गेस्ट लेक्चरर और हेडकॉक प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुकी थी। निजी जिंदगी में 2022 में अपने पति से अलग हो चुकी थी। पति बेंगलुरु में रहते थे और तलाक की प्रक्रिया अब भी कोर्ट में चल रही थी। वो अकेली रहती थी, माता पिता दिल्ली में ही पास ही रहते थे, और जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन उनका प्रमोशन इंटरव्यू भी तय था। एक ऐसी जिंदगी जो आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था, क्योंकि उसी वक्त करीब 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कोई और उनके बारे में अलग सोच रहा था। ये कहानी दिल्ली से नहीं, बंगाल की एक जमीन से शुरू होती है। देवोस्मिता के नाना की एक संपत्ति थी पश्चिम बंगाल में, करोड़ों की संपत्ति। अब उस जमीन पर सालों से एक दंपति किराएदार के तौर पर रह रहा था, राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी बांसरी दास। पुलिस के मुताबिक ये दंपति उस जमीन को खरीदना चाहता था। परिवार के कुछ और सदस्य बेचने के लिए तैयार भी थे। वो दिल्ली में बस चुके थे सालों से, बंगाल लौटने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन देवोस्मिता ने बार बार इनकार किया उन जमीन को बेचने के लिए। अब पुलिस का दावा है कि उन्हें इस सौदे में मुख्य रुकावट के तौर पर देखा गया देवोस्मिता को, एक इनकार जो बार बार दोहराया गया, और जांचकर्ताओं के मुताबिक यही इनकार आगे चलकर एक वजह बन जाता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना रहता है, क्या सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी था। पुलिस के पास इस विवाद का कोई दस्तावेजी सबूत अब भी सार्वजनिक नहीं हुआ। 3 जून 2026 बुधवार, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामप्रसाद और बांसरी उस दिन कोलकाता से दिल्ली के लिए निकलते हैं। अकेले नहीं थे, अपने नाबालिग बेटे को साथ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का अनुमान है कि ताकि किसी को शक न हो, एक परिवार यात्रा पर निकल चुका है। दिल्ली पहुंचते ही वो वसुंधरा एन्क्लेव पहुंचते हैं कैब लेके, सामान के साथ। लिफ्ट नहीं लेते, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं 6ठी मंजिल तक। क्यों सीढ़ियाँ? यह सवाल अभी भी पूरी तरह जवाब नहीं पाता, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा जो शायद उस दिन किसी और मकसद से लगाया गया था, उस दिन कुछ और ही रिकॉर्ड करने वाला था। नीचे कैब इंतजार करती रही। दोपहर 1 बजे देवोस्मिता अपनी माँ से आखिरी बार फोन पर बात करती है। सब कुछ सामान्य लगता है। इसके कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष के शुरुआती निशान भी नहीं मिलते। पुलिस कहती है कि दरवाजा किसी जान पहचान वाले के लिए खुला था। अंदर क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा अब भी जांच का हिस्सा है, लेकिन जो सामने आया यह एक सिर पर गहरी चोट थी किसी भारी चीज से। करीब आधे घंटे बाद दंपति फ्लैट से निकलते हैं। कपड़े बदल चुके थे, नीचे कैब अब भी इंतजार कर रही थी। शाम 6 बजे देवोस्मिता की माँ फ्लैट पर आती है। दरवाजा खटखटाती है, कोई जवाब नहीं। वो लौट जाती है, यह सोचकर कि शायद बेटी व्यस्त होगी या कहीं गई होगी। उन्हें नहीं पता कि ये आखिरी बार होगा जब उस दरवाजे के पास वो खड़ी होगी और अंदर से कोई जवाब का इंतजार करती होगी। बुधवार शाम करीब 4 बजे कॉलेज से भी कॉल आती है। प्रिंसिपल की असिस्टेंट प्रमोशन इंटरव्यू के लिए संपर्क करने की कोशिश करती है, कोई जवाब नहीं मिलता। रात गुजरती है, अगली सुबह भी खामोशी। एक सहकर्मी बाद में कहती है, हमें बताया गया कि प्रिंसिपल की पर्सनल असिस्टेंट ने बुधवार शाम 4 बजे उनको संपर्क करने की कोशिश की थी, और बाद में गुरुवार दोपहर को ऐसी खबर मिलती है। रात भर का यह सन्नाटा आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता था कि ये घंटों में असल में क्या हुआ। और गुरुवार दोपहर बहन दिवारती फिर कोशिश करती है, कोई जवाब नहीं। ये खुद फ्लैट पर पहुंचती है, दरवाजा बंद मिलता है, पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा जाता है, और वहीं से यह कहानी अपने पहले अध्याय में दाखिल होती है। न्यू अशोकनगर थाने में केस दर्ज होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/1 के तहत हत्या का मामला। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, हर कोना कैमरे में कैद होता है। लेकिन एक बात पुलिस को तुरंत चौंकाती है,
घर में कुछ भी गायब नहीं हुआ था, न गहने गायब थे, न नकदी गायब थी, यानी चोरी की थियरी बिल्कुल खारिज हो जाती है। तो फिर मकसद क्या था? पुलिस अब बिल्डिंग के हर कोने की जांच में जुट जाती है। उस दिन इमारत में करीब 200 से ज़्यादा लोग आए थे। एक-एक करके सब लोगों को खंगाल लिया जाता है। एक-एक कर सबकी तपास की जाती है, 200 में से 13 तक। लेकिन असली सुराग किसी इंसान से नहीं मिलता। आखिरकार एक गाड़ी मिलती है, नीचे पार्क की हुई एक कैब। नीचे इंतजार कर रही थी वह कैब, जिसने 2 लोगों को छठी मंजिल तक पहुंचाया और फिर वापस ले गया। अब वही इस पूरे केस में जांच का केंद्र बन जाती है। ड्राइवर को हिरासत में लिया जाता है, राइड की डिटेल्स खंगाली जाती है, कहाँ से पिकअप हुआ, कहाँ ड्रॉप हुआ, कब बुकिंग हुई, एक-एक कड़ी जोड़ती जाती है। और यहीं से जांच की दिशा पूर्वी दिल्ली से निकलकर 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बर्धमान की ओर मुड़ जाती है। 7 पुलिस की टीमें बनती है, 4 राज्यों में छापेमारी शुरू होती है। समय अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि हर गुजरता घंटा आरोपियों को और दूर जाने का मौका दे रहा था। गुरुवार से रविवार 3 दिन की भागदौड़, पुलिस टीमें एक के बाद एक कड़ी जोड़ती जाती है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, यात्रा के निशान और आखिरकार सुराग बर्धमान पहुंचता है। 7 जून रविवार की सुबह पुलिस की टीम एक घर के बाहर खड़ी होती है। अंदर थे राम प्रसाद दास और बांसुरी दास, कथित आरोपी। गिरफ्तारी होती है, साथ में उनका नाबालिग बेटा भी हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए, और केस को सुर्खियों में सुलझा हुआ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या हर सवाल का जवाब मिल चुका था? यह अभी देखना बाकी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंपति से गहन पूछताछ शुरू होती है। पुलिस का दावा है कि मकसद वही पुरानी जमीन का विवाद था। बार बार इनकार से उपजा हुआ एक गुस्सा, और दंपति को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगती है ताकि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए राजधानी दिल्ली लाया जा सके। यहीं से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी कम हो जाती है। क्या कोई औपचारिक कबूलनामा हुआ? पुष्टि नहीं होती। चार्जशीट कब दाखिल हुई? अदालत में मामला किस मोड़ पर पहुंचा? अंतिम फैसला क्या रहा? इन सब का कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रही है। एक केस जो 4 दिन में सुलझा जरूर, लेकिन जिसकी पूरी कानूनी यात्रा अब भी अंधेरे में है या तो प्रोग्रेस में है। और यही इस कहानी का सबसे बेचैन करने वाला हिस्सा सामने आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ या नहीं, कोई पुष्टि नहीं हुई है। और देवास्मिता की उम्र तक को लेकर मीडिया में अलग अलग दावे हैं। एक प्रोफेसर की मौत जिसे सुलझा हुआ केस कहा गया, लेकिन जिसकी बुनियादी फॉरेंसिक सच्चाई आज भी सार्वजनिक नहीं हुई। शायद यही किसी भी क्राइम स्टोरी की सबसे बड़ी सच्चाई। गिरफ्तारी कहानी की अंत नहीं होती, यह सिर्फ एक नया अध्याय होती है, जिसका फैसला अदालत के हवाले होता है। और अभी यह अध्याय अधूरा है। शिवाजी कॉलेज में एक क्लासरूम है, एक कुर्सी है जो अब भी खाली है, एक फोन है जो अब नहीं बजता, एक माँ है जिसने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया था और आज भी उस पल को नहीं भूली होगी। एक जमीन के टुकड़े ने एक जिंदगी की जगह ले ली। और शायद यही सवाल हमें अपने पीछे छोड़ जाना चाहिए। जब जमीन और रिश्तों के बीच चुनना पड़े तो हम क्या चुनते हैं? देवस्मिता पॉल ने अपना जवाब दिया था, बार बार दिया था। उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और गिरफ्तारी किसी भी कहानी का अंत नहीं होती। अंतिम फैसला अदालत सुनाती है, और जब तक वो फैसला नहीं आता, देवस्मिता पॉल की मौत का अध्याय कानूनी रूप से अब भी अधूरा है। मिलते हैं मित्रों अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।